फिजिक्स में जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालना सीख रहे थे। आपको ये भी याद होगा कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमको 3 बिंदुओं पर निकालनी है। एक तो उसकी अक्ष के किसी बिंदु पर, एक उसके निरक्ष के किसी बिंदु पर, और एक निकालना है किसी भी अन्य बिंदु पर एट एनी जनरल पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कैलकुलेट किया था। ओके, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है। आपने देखा था कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था वो E ड्यू टू प्लस क्यू, जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना E ड्यू टू माइनस क्यू, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आई। और आपने ये भी देखा था कि यहां पर E ड्यू टू प्लस क्यू और E ड्यू टू माइनस क्यू में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब है अगर यहां से इसका डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू प्लस क्यू है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और यहां से क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उसकी वैल्यू, उसकी स्ट्रांगनेस थोड़ी सी कम होगी, वो थोड़ा सा वीक होगा विथ रिस्पेक्ट टू E ड्यू टू प्लस क्यू। तो हमने क्या देखा, E ड्यू टू प्लस क्यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर्ड टू E ड्यू टू माइनस क्यू। और बेटा यही रीजन था कि पॉइंट N पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने E ड्यू टू प्लस क्यू में से E ड्यू टू माइनस क्यू को माइनस किया था। बताना मैं आपको यह चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, तो बिंदु N पर यानी कि जो बिंदु द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है, अक्षीय रेखा पर स्थित है, उस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर जो कि अक्ष पर स्थित है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। तो आपने देखा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक इधर की तरफ है E ड्यू टू प्लस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू इस साइड में है, दोनों विपरीत दिशाओं में है। एक बिंदु पर दो वेक्टर हैं E ड्यू टू प्लस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों विपरीत दिशाओं में है। इसलिए उस पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आप सभी जानते हैं। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन, E ड्यू टू प्लस क्यू। इस वजह से पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो E ड्यू टू प्लस क्यू की है। इट मींस कि किसी भी डायपोल की वजह से उसकी अक्ष के किसी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो E ड्यू टू प्लस क्यू की तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डायरेक्शन को हम और भी ज्यादा सरलता से लिखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया जो कि इस डायरेक्शन में है, बेटा डायपोल के लिए एक क्वांटिटी आपने और बनाई हुई थी। क्या बनाई हुई थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से लिखा गया था। आप सभी बच्चों को याद होगा कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो यहां जो फिगर आपका बना हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट and this is the direction of net electric field at point N due to this dipole। अब आप इन दोनों को बेटा गौर से देखिए, आप पाएंगे कि अक्षीय स्थिति पर, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी दिशा वही होती है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है।
फिर से मैं इसको बता दूं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। मैं चाहूं तो इस पॉइंट को नोट कर सकता हूं यहां पर कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। या आप ये लिख सकते हैं क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P के अनुदिश होती है, वेक्टर P के अनुदिश होती है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दूं, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। तो आज के बाद हमेशा याद रखें, किसी भी डायपोल के एक्सिस पर, पूरी एक्सिस पर कहीं पर भी आप अगर पॉइंट लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आंसर है अलोंग P होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के अनुदिश होगी। ओके, तो ये हमारा था डायरेक्शन के बारे में कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम और आगे चलेंगे, और आगे जब चलेंगे तो हम सेकंड पॉइंट यहां पर करेंगे कि अगर कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। तो हमारा आर्टिकल क्या बनेगा? हमारा आर्टिकल रहेगा विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां मैं लिख देता हूं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, निरक्षीय रेखा क्या होती है आपको कल जिक्र करके इसको पूरी तरीके से बताया गया। निरक्षीय रेखा को आप अंग्रेजी में इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, या इसका हम एक और नाम रखते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। निरक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, विद्युत द्विध्रुव की वजह से। ओके, तो अब मैं फिगर बनाता हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यहां पर मैं डायपोल बनाता हूं। सबसे पहले तो ये मान लिया मैंने कि ये डायपोल है। डायपोल में आप सभी बच्चे जानते हैं कि डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और हम लोगों ने ऑलरेडी तय करके रखा हुआ है कि हम अधिकतर हमेशा एज अ ट्रेडिशन क्या करेंगे, इस साइड में नेगेटिव चार्ज बना लिया करेंगे और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बनाया करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, बेटा आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये डायरेक्शन हो गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। सारी चीजें बेटा वही होंगी, केवल आज जो बिंदु होगा हमारा, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, निरक्षीय रेखा पर होगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो ये मिड पॉइंट है। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि डाइपोल की जो हाफ डिस्टेंस होती है वो L मानी जाती है, बाकी आधी दूरी भी उसकी L मानी जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज 2L। इसको हम A मान लेते हैं और ये वाले चार्ज जहां पर है उसको हम B मान लेते हैं। ओके, बिंदु A पर चार्ज माइनस क्यू है, बिंदु B पर चार्ज प्लस क्यू है। निरक्षीय रेखा का जो जिक्र करके मैंने आपको उसको बताया था कैसी होती है, तो आंसर है डाइपोल के मध्य बिंदु से जाने वाली और इसकी अक्ष पर लंबवत रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। डाइपोल के मध्य बिंदु से जाने वाली और उसकी अक्ष पर जो लंबवत रेखा होगी उसे हम उसकी निरक्ष रेखा कहेंगे, या सिंपल से वर्ड्स में मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। डाइपोल का जो लंबार्धक होगा उसे ही हम बोला करेंगे निरक्ष रेखा। तो मैं यहां पर यह निरक्ष रेखा इसे बना लेता हूं। निरक्ष रेखा आप नीचे तक बना सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ यहां तक जरूरत है, इसलिए मैंने यही बनाया। यहां पर मैंने मान लिया कि जो बिंदु है वो N बिंदु है। N बिंदु यानी कि एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर मुझे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये बिंदु इसके मध्य बिंदु से R डिस्टेंस पर है। ये भी हमने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु से ये R डिस्टेंस पर है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी स्थिति के लिए माना था कि मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु N है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सिमिलरली यहां पर भी डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु N है और इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? आप चाहें तो यहां पर इसके विषय में थोड़ा सा लिख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे हटा देता हूं। यह हमारा आर्टिकल था। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु N है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु है निरक्षीय रेखा पर, और इसी बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए बेटा, बड़ा आसान है, क्योंकि डाइपोल की वजह से डायरेक्ट निरक्षीय रेखा पर हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है। तो हमारा क्या रास्ता होगा? हम करेंगे ये कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, फिर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों को फाइंड करने के बाद बड़ी आसानी से हम उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो हमको यही करना है। सबसे पहले मैं एक काम करना चाहता हूं,
प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके लिए मैं इसको मिला देता हूं इससे। देखिए यहां से हम इसको मिला देते हैं, ये मैंने ऐसे मिला दिया, और यहां से इसको भी मिला देते हैं। अब एक चीज और, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो बेटा क्योंकि ये लंबार्धक है इस डाइपोल का, अब अगर लंबार्धक है तो ये और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। समद्विबाहु त्रिभुजों में ये वाली साइड इस साइड के बिल्कुल बराबर होगी। अगर बराबर होगी तो इनके आमने सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मैं यहां लिख सकता हूं क्योंकि रेखा MN द्विध्रुव की लंबार्धक है। लंबार्धक जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, लंबार्धक है, इसलिए साइड AN इज इक्वल टू साइड BN, AN इज इक्वल टू BN, तथा माना एंगल MAN इज इक्वल टू थीटा, तथा माना एंगल MAN इज इक्वल टू थीटा, इसलिए एंगल MBN विल बी ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये लंबार्धक है, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और एक चीज, पाइथागोरस थ्योरम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं तो मुझे इस साइड की वैल्यू बताइए। आप ध्यान से देखें, यहां ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ये भुजा कर्ण का काम करेगी, हाइपोटेनियस। ये वाली भुजा लंब का काम करेगी, परपेंडिकुलर। ये वाली भुजा आधार का काम करेगी, जिसे आप बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर R स्क्वायर, आधार का स्क्वायर L स्क्वायर। इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखें तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा भी इतनी होगी जितनी ये है, तो इसकी भी वैल्यू इतनी आएगी। तो जब BN और AN किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो हम ये चीज यूज कर लेंगे वहां पे। आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूं √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों साइड से इक्वल होंगी। ओके, ये तो हमारी छोटी सी ज्योमेट्री हमने यहां पर कर लिया। एंड साइड AN इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि इस पॉइंट पर डायपोल से तो हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पता है, हम क्या करेंगे, अभी मैंने भी बताया था कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि डायपोल के पास दो चार्ज हैं, और फिर उनका वेक्टर सम कर दीजिए, उनका सदिश योग कर दीजिए। क्यों सदिश योग? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए सदिश योग कर लें। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले मुझे डायरेक्शन बताइए। प्लस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तुरंत ही एक काम करिए, यहां पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ मानिए, तो अगर यहां पर धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये प्लस उस प्लस पर किस तरफ बल लगाएगा? ऐसे बाहर की तरफ, बिल्कुल। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी वजह से? इस प्लस चार्ज की वजह से। तो ये मैंने मान लिया E ड्यू टू प्लस क्यू, ये यहां पर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं हम
E ड्यू टू प्लस क्यू। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। अगर यहां धन परीक्षण आवेश आप रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस धन परीक्षण आवेश पर किस तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि जिधर की तरफ फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां रखे धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जो डायरेक्शन फोर्स की है बेटा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इनकी वैल्यूज क्या होंगी थोड़ा सा कर लेते हैं यहां पर। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र E ड्यू टू प्लस क्यू, E ड्यू टू प्लस क्यू। तो बेटा एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो क्यू अपॉन इसका चार्ज क्यू है और आर स्क्वेयर मीन्स चार्ज से उस रिक्वायर्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस। चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, क्या ये आर है या अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर है। तो आंसर है ये आर नहीं है, क्योंकि आर तो ये वाला डिस्टेंस है, हमें तो क्यू से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और इस डिस्टेंस का मुझे यहां स्क्वायर करना है, क्योंकि आर स्क्वायर फॉर्मूले में होता है डिस्टेंस स्क्वायर होता है। आप स्क्वायर कर देंगे तो उसका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण डायरेक्शन आप सब देख रहे हैं, बी से एन की ओर, बी से एन की ओर, ये डायरेक्शन हो गई। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एन पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहते हैं। माइनस क्यू आवेश की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। फिर से बिकॉज माइनस क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, सो वी विल हैव टू यूज द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एप्सिलॉन नॉट के सॉरी, क्यू अपॉन, हमें इस बार कौन सा डिस्टेंस चाहिए, इस माइनस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस, ए एन डिस्टेंस चाहिए, और ए एन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां भी मैंने लिख दिया है डिस्टेंस को, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इसका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहां से। यह फॉर्मूला माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का बना। आप इन दोनों फॉर्मूला को देखिए बेटा ध्यान से। ओ, इसकी डायरेक्शन भी मैं नोट कर देता हूं। आप देखिए बेटा E ड्यू टू माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या है, क्या ये A से N की ओर है या ये N से A की ओर है। तो ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कि N से A की ओर है ये डायरेक्शन, N से A की ओर ये डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब इन दोनों को देखें बेटा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। आप दोनों को ध्यान से देखिए तो फिगर में देखने से डायरेक्शंस तो बेटा अलग अलग हैं, लेकिन अगर गौर करें तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। डायरेक्शन भले दोनों की अलग है, E ड्यू टू प्लस क्यू की डायरेक्शन ये है, E ड्यू टू माइनस क्यू की डायरेक्शन ये है। सो द डायरेक्शंस आर नॉट सेम बट द मैग्नीट्यूड्स आर सेम। यू कैन सी हियर कि इनके परिमाण बराबर हैं दोनों के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि E ड्यू टू प्लस क्यू का परिमाण मैग्नीट्यूड, E ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। डायरेक्शन तो अलग अलग है, और क्यों ना हम इसे सीधे सीधे E मान लेते हैं। ठीक है, तो जहां E ड्यू टू प्लस क्यू है हम वहां भी E लिख सकते हैं,
जहां E ड्यू टू माइनस क्यू है हम वहां भी E लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन अलग है, वो एक अलग चीज है। तो जहां ये आएगा इसकी बात आएगी, इसकी बात आएगी, हम वहां पर जहां केवल इनके परिमाण की बात आएगी वहां मैं E लिख सकता हूं। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस पॉइंट पर अब मैं समझ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, इन दोनों का मुझे परिणामी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा? इनके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के मेरे पास दो मेथड हैं। या तो मैं कंपोनेंट मेथड से जा सकता हूं, घटक विधि से सॉल्व कर सकता हूं, और या तो मैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले से भी जा सकता हूं। हम यहां पर घटक का मेथड यूज करेंगे, आप भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बिंदु N से जाने वाली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कैसी लाइन है बेटा? ये ऐसी लाइन है जो द्विध्रुव की अक्ष के समांतर है। कैसी लाइन आपको खींचनी है? बिंदु N से जाने वाली और द्विध्रुव की अक्ष के समांतर लाइन बनानी है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के बारे में बात करिए जरा, क्योंकि ये और ये लाइन समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा काटती हुई जा रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइंस आपस में समांतर हैं, तो तिर्यक रेखा अगर ऐसे जाती है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाता है बेटा, तो ये एंगल थीटा आ गया। अब फिर से एक चीज, ये एंगल अगर थीटा है, ये द्विध्रुव की अक्ष है, ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल के बारे में बताइए। फिर से ध्यान से देखें, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, और समांतर को दो रेखाएं समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। क्यों? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। मैं इसका भी चित्र बना के आपको दिखा देता हूं कि अगर दो लाइंस आपस में समांतर हैं और एक लाइन ऐसे जा रही है, बिल्कुल यही पोजीशन है, तो जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर रहेगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो ये एंगल भी थीटा के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये एंगल संगत कोण की वजह से, ये एंगल एकांतर कोण की वजह से थीटा मैंने करके दिखाया। पूरा एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच का? जाहिर सी बात है कि पूरा एंगल 2 थीटा के बराबर होगा। अच्छा, अब हम इनके कंपोनेंट बनाने स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। क्या बेटा आप मुझे बता सकते हैं E ड्यू टू प्लस क्यू? याद रखिए, अब मैं इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूं? E लिख सकता हूं। मैं बार बार इतना लंबा सिंबल यूज नहीं करूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में क्या होगा? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे। ये थीटा एंगल है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, घटक क्या होगा? तो सभी बच्चे जानते हैं कि जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ घटक E cos थीटा होगा। तो इस साइड का कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा E cos थीटा। E क्या है? चाहे आप E ड्यू टू प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड लिखिए, चाहे ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड लिखिए, दोनों सेम है। और इसका इस डायरेक्शन पे कंपोनेंट तो निकाल लिया, इसका इस दिशा में घटक कितना आएगा उसको भी निकाल लीजिए। इस दिशा में जो कंपोनेंट मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा? तो E, इस दिशा में कंपोनेंट E cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा E sin थीटा। ओके, अच्छा, अब इसका देखिए जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इसको भी हम दो घटकों में डिवाइड करना चाहते हैं। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनाएंगे और एक कंपोनेंट ऐसा इधर बनाएंगे। तो इसका जो कंपोनेंट इस साइड बनेगा वो कितना बनेगा? इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट थीटा की दिशा में, थीटा की दिशा में जो कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी E cos थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट एक तो इधर बन गया और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा इस डायरेक्शन में। ये घटक कितना बनेगा? तो थीटा की दिशा में E cos थीटा, थीटा के दूसरी साइड इसका जो कंपोनेंट बनेगा
वो ई साइन थीटा बन जाएगा। अब इस फिगर को आप गौर से देखें जरा, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में क्योंकि हमने इनके तो कंपोनेंट बना लिए, ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये तो अब है नहीं यहां पे, ये तो अब बचे नहीं यहां पे। तो मैं चाहूं तो इनको ऐसा डॉटेड कर सकता हूं, इससे आपको थोड़ी सुविधा होगी। अब इस पॉइंट पर ओनली 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, 4 विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं। कौन कौन से? एक ई साइन थीटा, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे ई साइन थीटा, और 2 इधर की तरफ लग रहे हैं, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, दोनों इधर की तरफ। तो बिंदु एन पर विद्युत क्षेत्र की 4 तीव्रताएं इस समय आप चित्र में देख रहे हैं। इन 4 तीव्रताओं में से बेटा ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर, ई थीटा थीटा दोनों आपस में सेम है देखिए, और अपोजिट डायरेक्शन पे है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्योंकि घटक ई साइन थीटा व ई साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में है, परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में है, इसलिए ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे, ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अच्छा, अब ई साइन थीटा ने ई साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। अब पॉइंट एन पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे, 2 ने तो आपस में कैंसिल कर दिया, अब बचे 2, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है बेटा। तो क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे? आंसर है नहीं। तो इनका क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे, और ये जुड़कर ही हमें बिंदु एन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्योंकि यही 2 बचे हुए हैं। तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए बिंदु एन पर नेट विद्युत क्षेत्र, बिंदु एन पर नेट विद्युत क्षेत्र ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना आएगा? तो दोनों क्योंकि एक ही दिशा में है, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ करके बेटा क्या बनेंगे? ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 2e कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मैं 2 की जगह 2 लिख देता हूं, ई की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? ई की जगह ई ड्यू टू प्लस क्यू या ई ड्यू टू माइनस क्यू में से किसी का भी आप रिजल्टेंट यूज कर सकते हैं। तो ई की जगह किसी का भी रिजल्ट आप मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिख लीजिए इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। 2 लिख दिया मैंने, देखिए 2 लिख दिया, ई की जगह पे उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया ये इतना। अब आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा आप अपनी फिगर से देख सकते हैं, चाहे आप इस ट्रायंगल से सॉल्व कर लें या आप इस ट्रायंगल से सॉल्व कर लें। अगर आप यहां से कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आधार इसका कितना है? ये L, और कर्ण कितना है? √r² प्लस एल स्क्वेयर। फिर से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, L अपॉन √r² प्लस एल स्क्वेयर। तो कॉस थीटा की जगह L अपॉन √r² प्लस एल स्क्वेयर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, r² प्लस एल स्क्वेयर टू द पावर 1/2। ये हमारा कैलकुलेशन बना। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे अगर देखेंगे तो उनको मिलेगा 2 × 1, 2 हो गया,
इंटू क्यू इंटू एल। सभी ध्यान से देखें, 2 इंटू क्यू इंटू एल। आप पहचानते हैं इसे, अभी लास्ट क्लास में ही जिक्र किया गया है। 2 इंटू क्यू इंटू एल ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे प्रदर्शित किया था हमने? कैपिटल P से प्रदर्शित किया था। तो मैं 2 इंटू क्यू इंटू एल की जगह कैपिटल P लिख सकता हूं। और इनको सॉल्व करिए। चलिए पहले मैं लिख देता हूं इतना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर क्या बन गया है? 2QL। 2QL मीन्स P अपॉन। अब इनको कैलकुलेट करना है बेटा, ध्यान से देखें। यही नंबर यहां है और यही नंबर यहां पर आप देख रहे हैं। यहां पर इसकी पावर 1 है, सेम नंबर दोनों जगह देख रहे हैं आप। यहां पर इसकी पावर 1 है और यहां पर इसकी पावर 1/2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी। अब पावर 1 और 1/2 जब दोनों जुड़ेंगी तो कितना बना लेंगी? आंसर है पावर 1 और 1/2 जुड़कर पावर 3/2 बन जाएगी। r² प्लस l² टू द पावर 3/2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ गया। तो किसी द्विध्रुव की वजह से उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित है n, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्चुअल फॉर्मूला ये आपके सामने है। अब इसमें हम चाहें तो एक आध कंडीशन यूज कर सकते हैं। क्या कंडीशन यूज करेंगे उसको अब देखते हैं। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे वो कंडीशन लगानी है, या मैं वो कंडीशन यहां पर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन ये है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जो डाइपोल होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें दोनों चार्जेस के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है इस r की तुलना में। तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, therefore L² विल बी वेरी 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 लेस देन R²। क्योंकि L इस R की तुलना में बहुत छोटा है, तो L का जो स्क्वायर होगा वो R के स्क्वायर की तुलना में भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब अगर L का स्क्वायर बेटा R² की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा तो मैं यहां से L को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। देखिए क्या मिलेगा दैट सिचुएशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, सभी गौर से देखें, L² यहां से हट जाएगा। जैसे ही L² हटेगा R² की घात 3/2 बचा। अब अगर ये R² टू दी पावर 3/2 बचा तो पावर से तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये अपॉन के 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? R³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिला। तो हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से उसकी निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर अगर एक बिंदु है तो उस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल इंटेंसिटी तो ये है। लेकिन अगर मैं इसमें, क्योंकि L बहुत छोटा डिस्टेंस है, अगर मैं वो अप्लाई कर देता हूं तो वो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R³ बचता है। बेटा आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, लास्ट क्लास में आपने द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, उसको याद करिए और इसको देखिए फॉर्मूले को। आप इन दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? दोनों फॉर्मूले में बेटा एक डिफरेंस दिख रहा है कि जो निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसमें यहां केवल P अपॉन R³ है, ये दोनों में था। यहां P केवल है, R³ भी दोनों में था। लेकिन एक्सियल लाइन वाले फॉर्मूले को आप एक बार देखें, यहां पर 2P आया था, 2P। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो आप सभी लोग इसे नोट जरूर कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूं जरा, क्योंकि मुझे और भी चीजें आपको यहां पर दिखानी है।
मैं उसे आपको दिखा देता हूं। इस आर्टिकल से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। देखें सभी स्टूडेंट्स कि E ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³। और अभी अभी हमने देखा E ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन निरक्षीय रेखा पर आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³। दोनों फॉर्मूलों को बेटा ध्यान से देखिए, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सूत्र है, दोनों डाइपोल के लिए है। फर्क बस इतना है कि ये डाइपोल की अक्षीय रेखा पर है और ये डाइपोल की निरक्षीय रेखा पर है। आप दोनों फॉर्मूले में देख रहे होंगे सारा कुछ सेम है, बस फर्क इतना है कि ये अगर 1 है तो ये 2 है। देखिए इस पे, इट मींस मैं यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, फिगर की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। आप ध्यान से देखें कि अगर ये एक डाइपोल है, इफ दिस इज अ डाइपोल, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये उसकी अक्ष है। अक्ष पर मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है, अक्ष पर ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन, और उसी दूरी, उतनी ही दूरी पर निरक्ष पर भी एक बिंदु है यहां पर, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। सेम डिस्टेंस, r डिस्टेंस यहां, r डिस्टेंस यहां, पर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इतना होगा। इट मींस कि निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका जस्ट डबल होता है अक्षीय रेखा पर। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल है, डिस्टेंस सेम है, देखिए E इक्वेटोरियल है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल है, तो हमने क्या देखा? दैट E एक्सियल इज जस्ट डबल टू द E इक्वेटोरियल। निरक्षीय रेखा पर उतनी ही दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जस्ट दोगुना होता है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो यह भी आपको याद रखना है, ये भी सारे बच्चे ध्यान से इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पर मुझे बताने के लिए बचती है, आप सारी चीज नोट करते जाइए। देखिए, अब मैं इसको भी हटा देता हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि निरक्षीय रेखा पर जो पॉइंट N था वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बिंदु N पर नेट विद्युत क्षेत्र जो आया हमारा कैलकुलेट हो करके, जो जिसकी वैल्यू इतनी आई हुई है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सदिश राशि होने की वजह से दिशा निकालना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं और अब आपको दिशा सॉल्व करके दिखाता हूं कि किधर की तरफ दिशा होगी। वैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं बेटा, इसके 2 कंपोनेंट बन गए थे, इसके भी 2 बने थे, तो इनका तो काम खत्म। अब जो 4 कंपोनेंट्स मुझे मिले हुए थे बिंदु N पर, उनमें से E sin थीटा ने E sin थीटा को कैंसिल कर दिया, तो 4 में से इन 2 ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब बचे केवल ये 2, और इन दोनों की दिशाएं बेटा सेम है। अगर इन दोनों की दिशाएं सेम हैं तो बिंदु N पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी यही आ जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? इस फिगर के मुताबिक इधर की तरफ दिशा होगी। और ये डायरेक्शन को हम कैसे बताएंगे? बड़ा आसान है। आप डायपोल की किसी ऐसी राशि के कंपैरिजन में इसको बताइए जो हमेशा उसके साथ रहे। तो आप देखें, डायपोल में एक मिजरेबल क्वांटिटी हमने बनाई थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप देखें बेटा,
विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा ये है और बिंदु N पर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा ये है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है। दोनों को गौर से देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब साफ है कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। अगर द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे होगा तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र जस्ट अपोजिट होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मैं यहां पर नोट कर सकता हूं, नोट कर देता हूं कि द्विध्रुव की निरक्ष पर, द्विध्रुव की निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर, द्विध्रुव की निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P की दिशा के विपरीत होती है। कैपिटल P की दिशा के विपरीत होती है। फिर से देखें, मैंने क्या लिखा, द्विध्रुव की निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर आप लेंगे तो वह जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा के विपरीत होती है। आपको बेटा याद होगा, अक्ष पर जब कोई बिंदु था तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश थी। लेकिन निरक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, अक्ष विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी। फिर से अक्ष पर P के अनुदिश, निरक्ष पर P के विपरीत। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि अगर कोई भी विद्युत द्विध्रुव है तो उसकी वजह से उसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलेंगे उनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होगा। हां, दोनों में सिमिलरिटी आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिस्टेंस के क्यूब के विलोमानुपाती हैं। मींस दोनों ही दूरी के साथ घटते बड़ी तेजी से हैं। चाहे आप अक्ष की तरफ चलिए चाहे आप निरक्ष की तरफ चलिए, क्योंकि दोनों ही दूरी के घन के विलोमानुपाती हैं। तो दूरी के साथ दोनों के घटने का रेट बहुत फास्ट होता है। तो ये हमारा आर्टिकल था, निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने एक्चुअल फॉर्मूला देखा, कंडीशन अप्लाई की हमने, फिगर में भी आपने देखा कि एक्सियल लाइन पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा वो इक्वेटोरियल लाइन की अपेक्षा ज्यादा ही मिलेगा, डबल मिलेगा। उतनी ही दूरी पर इधर जाइए, उतनी ही दूरी पर इधर जाइए, लेकिन उतनी दूरी पर अगर आप इधर जाते हैं तो यहां का दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के विपरीत होती है। तो बेटा आज हम लोग इस आर्टिकल को यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी भी बिंदु पर हम नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।